नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया एक बार फिर से आपका सोनी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे ध्वनि की विशेषताओं के बारे में और उसमें पहली विशेषता अपन पढ़ चुके थे। ध्वनि की विशेषता की अपन बात कर रहे थे और पहली विशेषता थी इसमें क्या? तीव्रता। और पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि तीव्रता जो होती है इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है दोस्तों? डेसिबल। क्या होता है दोस्तों? डेसिबल। और एक अन्य मात्रक है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, जूल बटे सेकंड गुणा मीटर स्क्वायर, या इसे ही अपन कह सकते हैं वाट बटे मीटर स्क्वायर। परिभाषा अपन ने देख ली थी कि यदि एकांक क्षेत्रफल में एक सेकंड में जो ऊर्जा का मान होता है वो इसका क्या कहलाता है? तीव्रता कहलाता है। आगे अपन बात करते हैं कि विभिन्न जो घटनाएं होती है या अपन क्रियाकलाप करते हैं उसमें तीव्रता का मान क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले बात करते हैं सामान्यतः यदि अपन बात करें श्वास लेने में कि श्वास लेने में कितने डेसिबल का मान होता है, तो देखिए दोस्तों, श्वास लेने में जो मान होता है वो होता है कितना? 10 डेसिबल। कितना होता है दोस्तों? 10 डेसिबल। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें सामान्य फुसफुसाहट, सामान्य फुसफुसाहट, इसके लिए जो ध्वनि की तीव्रता का मान होता है वो मान कितना होता है दोस्तों? 20 डेसिबल से 30 डेसिबल तक। कितना होता है दोस्तों? 20 डेसिबल से 30 डेसिबल तक। इसी प्रकार जो सामान्य बातचीत होती है, सामान्य बातचीत जो अपन एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता का मान कितना होता है? तो वो कितना होता है दोस्तों? 30 से 40 डेसिबल। कितना होता है दोस्तों? 30 से 40 डेसिबल। इसके आगे अपन देखें लड़ाई झगड़ा, या अपन बात करें जोर से चिल्लाकर बात करना, इनमें जो इसकी तीव्रता का मान होता है वो होता है 60 डेसिबल का मान। कितना होता है दोस्तों? 60 डेसिबल का मान। और आगे अपन बात करें ऑर्केस्ट्रा की, ऑर्केस्ट्रा, इसका होता है 100 डेसिबल मान। और जेट वायुयान की यदि अपन बात करें तो इसका हो जाता है 150 डेसिबल का मान। तो देखिए दोस्तों, सामान्य फुसफुसाहट में 20 से 30 डेसिबल, श्वसन में 10 डेसिबल, सामान्य बातचीत करते हैं उसमें 30 से 40 डेसिबल, लड़ाई झगड़ा जोर से चिल्लाकर बात करना उसमें 60 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 100 डेसिबल, जेट वायुयान 150 डेसिबल। ये सभी क्या है? ये होती है ध्वनि की तीव्रता का एक मान। क्यों? क्योंकि तीव्रता के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसके बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था डेसिबल, और उसी के नाम के आधार पर इसका मात्रक क्या डिसाइड किया गया? डेसिबल।
तो ये सभी जो मान आते हैं, ये सभी मान होते हैं ध्वनि की तीव्रता से संबंधित मान। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, WHO जिसे क्या बोला जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखिए दोस्तों, जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, इसने क्या बताया कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, एक स्वस्थ जो मनुष्य है, उस स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका जो डेसिबल का मान है, ध्वनि की तीव्रता का मान है, वो कितना होना निर्धारित है। स्वस्थ मनुष्य के लिए जो WHO ने डेसिबल का मान निर्धारित किया है वो है 45 डेसिबल। कि जब तक किसी ध्वनि की तीव्रता का मान 45 डेसिबल होगा, तब तक इस स्वस्थ मनुष्य के लिए वह ध्वनि किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। अर्थात इसका मान कितना डिसाइड किया गया दोस्तों, 45 डेसिबल। और आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इस 45 डेसिबल से लेकर के 60 डेसिबल का जो मान है, तब तक एक स्वस्थ मनुष्य के किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। अर्थात एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके लिए इस ध्वनि की तीव्रता का मान 45 डेसिबल से लेकर के 60 डेसिबल तक हो सकता है। इसके बाद में आगे देखिए, यदि इसका मान 80 डेसिबल हो जाता है, यदि इस ध्वनि की तीव्रता का मान 80 डेसिबल हो जाता है तो वह व्यक्ति बहरा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, बहरा हो जाता है। अर्थात उस व्यक्ति को कम सुनना प्रारंभ कर देता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनाई पड़ जाए तो उसे कम सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है। यदि इस डेसिबल का मान बढ़कर के कितना कर दिया जाए, 100 डेसिबल कर दिया जाए, तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पागल हो जाता है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता का मान कितना होता है। तो यदि आपको इसके बारे में पता है कि सामान्य बातचीत के बारे में जो ध्वनि की तीव्रता का मान है वो कितना है, 30 से 40 डेसिबल, तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हो। इसी के साथ आपसे पूछ ले कि श्वसन में कितनी ध्वनि की तीव्रता होती है, तो आप बता सकते हो श्वसन में ध्वनि की तीव्रता का मान कितना होगा दोस्तों, 10 डेसिबल मान होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक स्वस्थ मनुष्य के लिए ध्वनि की तीव्रता का मान कितना निर्धारित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यदि इस प्रकार के प्रश्न में आपको ऑप्शन में केवल 45 डेसिबल का मान दिया हुआ हो तो आपको 45 डेसिबल का मान ही करना है। और यदि इस ध्वनि की तीव्रता का मान एक रेंज में दिया हुआ हो, परिसर में दिया हुआ हो, जैसे 30 से 40, 40 से 50, 40 से 60, 45 से 60, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो ध्वनि की तीव्रता का मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 45 से 60 डेसिबल। कितना होता है दोस्तों, 45 से 60 डेसिबल मान होता है। आगे अपन बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता के बारे में। पहली विशेषता के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, तीव्रता के बारे में। दूसरी विशेषता आती है इसकी तारतम्य।
देखिए दोस्तों, तारत्व क्या होता है? तारत्व से मतलब जैसे अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं तीव्रता से संबंधित। तीव्रता का मतलब क्या बताया मैंने? तीव्रता का मतलब बताया ध्वनि का तीव्र अथवा मंद होना। ध्वनि का तीव्र या मंद, अर्थात या तो ध्वनि तेज होगी या ध्वनि क्या होगी? धीमी गति से होगी। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? तारत्व के बारे में। तो देखिए दोस्तों, तारत्व का मतलब होता है, जैसे तीव्रता का मतलब ध्वनि का तीव्र या मंद, इसी प्रकार से तारत्व का मतलब होता है ध्वनि का मोटी या पतली। ध्वनि का या तो मोटी होना और या अपन कह सकते हैं पतली होना, किसको दर्शाता है दोस्तों? तारत्व को दर्शाता है। अर्थात किसी ध्वनि की या अपन कह सकते हैं किसी ध्वनि का भारी होना या उसका कम आवाज कम होना, अपन कह सकते हैं किसको दर्शाता है? वो तारत्व को दर्शाता है। आवाज का पतली होना और आवाज का मोटी होना किसको दर्शाता है? तारत्व को दर्शाता है। जैसे यदि अपन इसके उदाहरण की यदि बात करें तो देखिए दोस्तों, महिलाओं व बच्चों की तुलना में महिलाओं व बच्चों की तुलना में पुरुषों का तारत्व कम होता है। पुरुषों का तारत्व क्या होता है दोस्तों? कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, इनकी जो आवाज होती है वो क्या होती है दोस्तों? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। और इस पतली होने के साथ ही इनके तारत्व का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक हो जाता है। तारत्व का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। लेकिन अपन बात करें इस पुरुष की, तो इस पुरुष की आवाज कैसी होती है दोस्तों? इस पुरुष की आवाज क्या होगी? भारी होती है, अर्थात मोटी आवाज होती है। और इस मोटी आवाज होने के कारण इसके तारत्व का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पास इसमें प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि महिलाओं का तारत्व पुरुषों की अपेक्षा कम होता है या ज्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां से क्या लिखा है कि तारत्व का जो मतलब होता है वो क्या होता है? ध्वनि का मोटी होना या अपन कह सकते हैं पतली होना, या अपन क्या कह सकते हैं? पतली होना। अब अपने को पता है कि पुरुषों की जो आवाज होती है वो मोटी होती है, लेकिन महिलाओं की आवाज कैसी होती है? पतली होती है। और जिसकी आवाज पतली होती है उसका तारत्व का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि महिलाओं की आवाज का जो तारत्व होता है वो ज्यादा होता है, जबकि पुरुषों का तारत्व क्या होता है? कम होता है। आगे यदि इसमें अपन एक निर्भरता की बात करें, जो तो तारत्व है, तारत्व आवृत्ति के मान पे निर्भर करता है दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों कि तारत्व जो होता है वो इस आवृत्ति के मान पे निर्भर करता है। तारत्व जो होता है वो इस आवर्ती के मान पर निर्भर करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तारत्व का मतलब किससे होता है? आवाज का या तो मोटी होना या अपन कह सकते हैं आवाज का पतली होना। मनुष्य में पुरुषों का जो तारत्व होता है वो महिलाओं और बच्चों की तुलना में क्या होता है दोस्तों? कम होता है। आगे अपन तीसरी विशेषता के बारे में इसकी बात करते हैं। तीसरी विशेषता इसकी आती है गुणता। अर्थात तीसरी विशेषता से मतलब इसके गुण से होता है। गुण कौन सा हो जाएगा?
एक तो कौन सा, तारत्व का जो अपन पढ़ चुके हैं, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तीव्रता का, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं गुणता की। समान तारत्व व समान तीव्रता की ध्वनि समान गुण रखते हैं। समान तारत्व व समान तीव्रता की ध्वनि समान गुण रखते हैं। देखिए दोस्तों, इससे मैं यदि एक सिंपल सा उदाहरण देके आपको बताऊं तो अपन अक्सर बार कहते हैं कि आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। यदि अपन किसी अननोन व्यक्ति के बारे में फोन पर आवाज सुनते हैं या कहीं पर उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो आवाज अपनी पहले सुनी हुई होती है और उससे अपन पता लगाते हैं कि ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। इसका मतलब है कि उस आवाज का जो तारत्व है और जो तीव्रता है वो दोनों क्या है, समान है, और इस समानता के गुण को ही अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि की गुणता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वनि की गुणता कहते हैं। इस प्रकार से ध्वनि की तीन विशेषता हो जाती है। पहली अपन बात करें ध्वनि की तीव्रता के बारे में, दूसरी यदि मैं बात करूं ध्वनि की तारत्व के बारे में, और तीसरी यदि मैं बात करूं ध्वनि की गुणता के बारे में। इस प्रकार से ये होती है ध्वनि की विशेषताएं। आगे आपके पास नया टॉपिक आता है ध्वनि का प्रभाव। ध्वनि का प्रभाव, इसमें पहला अपन देखते हैं दाब का प्रभाव। ध्वनि पर दाब का प्रभाव। देखिए दोस्तों, यदि अपन किसी ध्वनि पर यदि दाब के मान को बढ़ा देते हैं, यदि ध्वनि पर इस दाब के मान को बढ़ा देते हैं तो ध्वनि के वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ध्वनि के वेग पर यदि दाब बढ़ा दिया जाए, तो ध्वनि का वेग अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये ध्यान में रखना है कि ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है किस प्रकार से, देखिए दोस्तों, एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आया है, यदि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो यदि इस पर दाब के मान को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इस वेग में दाब के मान को दुगुना कर दिया जाए तो बताओ ये ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन यहां से पढ़ चुके हैं कि ध्वनि के वेग पर यदि दाब बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि का वेग क्या हो जाता है दोस्तों, अपरिवर्तित ही रहता है। इसलिए अपने को पता है कि इसका अब वेग कितना रहेगा, जितना पहले था। आपको ऑप्शन इस प्रकार से दे दे, पहला दे दे आपको 332 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा आपको ऑप्शन दे दे 664 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा आपको ऑप्शन दे दे 166 मीटर प्रति सेकंड और चौथा आपको दे दे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस ध्वनि का वेग अपरिवर्तित रहता है, अर्थात किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। और यदि किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा तो जितना पहले इसका वेग था वो ही वेग इसका अब होगा, अर्थात अब भी इसका वेग कितना रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही इसका अब वेग रहता है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हर एग्जाम जैसे रीट, पटवार, रेलवे, राजस्थान पुलिस, इन सभी एग्जामों में इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि के वेग पर दाब का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे अपन बात करते हैं इसके दूसरे प्रभाव की, और वो दूसरा प्रभाव आ जाता है ताप का प्रभाव। दूसरा कौन सा प्रभाव आता है दोस्तों, ताप का प्रभाव। देखिए दोस्तों, ताप के प्रभाव में ध्वनि के वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ध्वनि का जो वेग है उस पर यदि अपन ताप का मान बढ़ा देते हैं, ध्वनि के वेग पर यदि तापमान को अपन बढ़ा देते हैं तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि के वेग पर तापमान बढ़ा देने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, आपको यह बात ध्यान में देनी है कि तापमान अपन बढ़ा रहे हैं तो वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अभी अपन ने पढ़ा था दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में क्या था कि यदि अपन दाब को बढ़ा रहे हैं लेकिन वेग क्या है दोस्तों, अपरिवर्तित है। तो आपको ध्यान में यह रखना है कि यदि दाब बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यदि अपन इसके तापमान को बढ़ा रहे हैं तो इसका वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अपने को पता है कि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहां पे यदि मैं शब्द लिख दूं शुष्क वायु, शुष्क का मतलब है कि अब तापमान इसका बढ़ गया है, तो तापमान बढ़ने के साथ ही इसके ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है और ये कितना हो जाता है,
343.59 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाता है दोस्तों? 343.59 मीटर प्रति सेकंड। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि यहां पे आपके पास नाम केवल वायु था, जबकि यहां पर नाम क्या आ जाता है? शुष्क वायु आ जाता है। और शुष्क वायु से मतलब है कि अब इसका तापमान क्या हो गया है? बढ़ गया है। और तापमान बढ़ जाने के साथ ही इसके ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। ये इसका जो शुष्क वायु है, इसका तापमान हो जाता है यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस, या अपन कह सकते हैं 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपसे पूछ ले 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसके शुष्क वायु में ध्वनि का वेग का मान कितना हो जाता है? 343.59 मीटर प्रति सेकंड। अब जो यहां पर ये वेग का मान बढ़ा है वो कितना बढ़ता है? तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 20 डिग्री के लिए पूछा, आपको 30 के लिए पूछ ले, आपको 35 के लिए पूछ ले, आपको 60 के लिए पूछ ले, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस में, या अपन कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो ध्वनि का वेग बढ़ता है वो कितना बढ़ता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने क्या लिखा है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि अपन बढ़ाते हैं तो इस समय ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग बढ़ जाता है। अब आपको 1 डिग्री सेल्सियस का पता चल गया। अब आपसे चाहे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पूछ ले, चाहे 20 डिग्री पर पूछ ले, चाहे 30 पे पूछ ले, चाहे 35 पे पूछ ले, आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। अर्थात आपको ध्यान ये रखना है कि ध्वनि के वेग पर यदि तापमान बढ़ा देते हैं तो इसका वेग भी क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। इसका वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे अपन देखते हैं, ध्वनि की घटनाएं। पहली इसकी घटना आती है परावर्तन की घटना। पहली इसकी घटना कौन सी आती है दोस्तों? परावर्तन की घटना। पिछली क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, और अभी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, एक अवरोधक से टकराती है और वापस इसी मार्ग में चली जाती है। सेम प्रोसेस होती है ध्वनि के परावर्तन की। क्या होती है कि जब कोई ध्वनि किसी श्रोता से निकलती है तो यह अवरोधक से टकराकर वापस उसी व्यक्ति तक पहुंचती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ध्वनि का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, और इसलिए अपन इसे प्रतिध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिध्वनि। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ध्वनि का परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के साथ ही यह ध्वनि टकरा करके वापस आती है, और इस कारण से इसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिध्वनि। इसे प्रतिध्वनि भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अपन किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं या किसी बंद कमरे में यदि कोई आवाज निकालते हैं तो अपन देखते हैं कि थोड़े समय बाद यह आवाज वापस अपने कानों तक अपने को सुनाई देती है। तो ये ध्वनि ही क्या कहलाती है? ये ध्वनि ही ध्वनि का परावर्तन का गुण, या अपन कह सकते हैं इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं।
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत व श्रोता के मध्य, अर्थात एक तो बोलने वाले और एक अवरोधक के बीच स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत व अवरोधक के बीच सत्रह मीटर की दूरी देखिए दोस्तों, यदि अपने को किसी भी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुननी होती है, अपने को किसी भी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुननी होती है, तो उस श्रोता व उस अवरोधक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर की दूरी। तब अपने को उस ध्वनि की बिल्कुल साफ प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आगे यदि अपन दूसरे तथ्य की बात करें तो देखिए दोस्तों, अपने कानों तक किसी भी ध्वनि का शोर, अर्थात अपने कानों तक कोई भी ध्वनि कितने समय तक रहती है, तो देखिए दोस्तों, अपने कानों तक किसी भी ध्वनि का शोर मात्र 1/10 सेकंड, या अपन कह सकते हैं 0.1 सेकंड, एक ही बात है, मात्र 1/10 सेकंड तक बना रहता है। तो देखिए दोस्तों, आपको किसी भी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए तो उस श्रोता व अवरोधक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी आवश्यक है, जबकि अपने कानों तक किसी भी शोर की जो ध्वनि होती है वो कितने समय तक बनी रहती है, तो अपन कह सकते हैं कि वह केवल 1/10 सेकंड का 10वां भाग तक अपने कानों तक बनी रहती है। इसे अपन क्या बोलते हैं? परावर्तन, अर्थात ध्वनि का परावर्तन। उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, डॉक्टरों के द्वारा जो स्टेथोस्कोप काम में लिया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा जो स्टेथोस्कोप काम में लिया जाता है वो इस ध्वनि के परावर्तन पर आधारित होता है, या अपन कह सकते हैं इसके आधार पर कार्य करता है। उदाहरण क्या हो जाएगा? डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टरों के द्वारा जो स्टेथोस्कोप काम में लिया जाता है वह इसी ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। दूसरी इसकी घटना होती है अपवर्तन की घटना।
अर्थात दूसरा अपन कह सकते हैं ध्वनि का अपवर्तन। देखिए दोस्तों, अपवर्तन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। घटना होती थी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जैसे यदि मैं बात करूं कि मेरे पास ये है माध्यम एक और ये है आपके पास माध्यम दो, दूसरा माध्यम। एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन कह सकते हैं कि ये आपका माध्यम कौन सा है, वायु माध्यम है, और ये कौन सा है, जल माध्यम। तो जब ध्वनि का अपवर्तन होगा, अर्थात जब ध्वनि वायु से किसमें प्रवेश करेगी दोस्तों, इस जल में प्रवेश करेगी। किसमें प्रवेश करेगी, जल में। तो इसका वेग कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा तो किसमें होता है, ठोस में होता है। इसके बाद किसमें आता है, द्रव में, और इसके बाद किसमें आ जाता है, गैस में। अर्थात वायु में, अर्थात अपन कह सकते हैं गैस में ध्वनि का वेग क्या है, कम है, और गैस से द्रव में जा रही है, अर्थात इसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपवर्तन से मतलब क्या हुआ कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसके वेग में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। यदि द्रव से गैस में जाएगी तो मान कम हो जाएगा, और यदि गैस से द्रव में जाएगी तो इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्वनि का अपवर्तन बोलते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका वेग क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तित हो जाता है, और इस परिवर्तन होने की घटना को अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्वनि का अपवर्तन बोलते हैं। आगे यदि अपन बात करें, एक तो होती है आपके पास प्रिय ध्वनि और एक होती है अप्रिय ध्वनि। प्रिय ध्वनि व अप्रिय ध्वनि। देखिए दोस्तों, प्रिय ध्वनि से मतलब अपन कह सकते हैं कि वह ध्वनि जो अपने कानों को बहुत अच्छी लगे, अर्थात जिसको सुनने पर आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसी ध्वनि प्रिय ध्वनि कहलाती है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रिय ध्वनि की। प्रिय ध्वनि की जो कानों को सुनने पर मधुर लगे, अच्छी लगे, कानों को सुनने पर लगने वाली मधुर ध्वनि कौन सी ध्वनि कहलाती है, प्रिय ध्वनि कहलाती है। जैसे सितार या बांसुरी से निकली वाली ध्वनि, सितार या बांसुरी की ध्वनि, अर्थात वह ध्वनि जो सुनने पर कर्ण प्रिय, अर्थात जो कानों को बहुत अच्छी लगती हो, उस ध्वनि को अपन क्या बोलते हैं, प्रिय ध्वनि बोलते हैं। और दूसरी आपके पास आ जाती है कौन सी, अप्रिय ध्वनि।
इसका विपरीत हो जाएगा। वह ध्वनि जो सुनने पर अच्छी नहीं लगती है, वह ध्वनि जो सुनने पर अच्छी नहीं लगती है, कौन सी ध्वनि कहलाएगी? वो कहलाएगी अप्रिय ध्वनि, जो सुनने पर अच्छी नहीं लगती है। जो सुनने पर अच्छी नहीं लगती है। जैसे इसमें देखो दोस्तों, पहला उदाहरण तो कौन सा हो जाएगा? जैसे अपने पड़ोस में कोई काम चल रहा है, तो उस काम के चलने से जो अपने को ध्वनि सुनाई देती है वो अपने को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अर्थात सड़क अथवा मकानों के कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि, उत्पन्न होने वाली ध्वनि, जब सड़क पर कार्य चल रहा है या मकानों का कोई कार्य चल रहा है, तो अपन क्या देखते हैं कि उससे जो शोर शराबा उत्पन्न होता है वो अपने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अर्थात इस प्रकार की ध्वनि क्या कहलाएगी? अप्रिय ध्वनि कहलाती है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण की मैं बात करूं, वाहनों के हॉर्न, विभिन्न प्रकार के जो वाहन होते हैं तो उनसे जो हॉर्न बजाया जाता है वो भी मनुष्य के कान को मधुर नहीं लगते हैं। अर्थात उससे द्वारा जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है वो भी कौन सी ध्वनि कहलाएगी? अप्रिय ध्वनि कहलाती है। इस प्रकार से अपन ध्वनि के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन बनता है आप आसानी से कर सकते हैं।